ओके, तो नीट का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं जी। नीट, अब जेई वाले नाराज मत हो जाना, जेई एडवांस के लिए भी कुछ चीज़ें दूंगा। अभी जरा एक वीक नीट वालों से जरा बात कर लेता हूँ। तो नीट वाले सोच रहे होंगे कि मैं क्या क्या चीज़ें आपको रिवाइज कराऊंगा, कैसे कैसे चीज़ें कराऊंगा। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नीट में कई बार बच्चे मेरे को सजेस्ट करते हैं, सर एनसीईआरटी से रिलेटेड आप कराइए, एनसीईआरटी कराइए, एज इट इज़ एनसीईआरटी बता दीजिए। यार एक चीज़ है, इसका रेफरेंस आप क्या देते हैं? आप इसका कारण दिया करते हैं कि सर पिछली बार नीट के अंदर एनसीईआरटी से एज इट इज आया था। बिल्कुल सही बात है। ये जो आप ट्रैक बदलते हो ना बार बार, ये गड़बड़ करते रहते हो। मतलब अगर एनसीईआरटी से एज इट इज आया था तो एनसीईआरटी पे पढ़ने बैठ जाओगे, और एनसीईआरटी से हट करके आएगा तो फिर हटी हुई चीजों को देखने लगोगे। तो आपके साथ में गड़बड़ क्या है? मैं आपसे एक बात बोलता हूं, एनसीईआरटी को तो करिए ही करिए, वो तो आपके लिए बेसिक है, लेकिन उसके एक्स्ट्रा भी कर रही है आप जरूर। उससे अलग हटके जितनी चीजें उनको भी आपको करना जरूरी है। उसका कारण क्या है? अगर कल को एनसीईआरटी से नहीं आया तब क्या कहोगे कि इस बार तो एनसीईआरटी से हट करके आ गया। तो एनसीईआरटी इज द बेसिक बुक, उसके अलावा भी आपको चीजें करनी है। मैं आपका रिवीजन कैसे करा रहा हूं, आपको प्रॉमिस की थी 11th से स्टार्ट करूंगा, स्टार्ट कर दे रहा हूं। ठीक है, सरप्राइज हो जाएगा। चलिए, हमारे पास में क्या करेंगे, पहले हम करेंगे फिजिकल। देखिए, इनऑर्गेनिक की काफी चीजें मैंने आपको करा दी हैं, बताई हुई है। ठीक है, फिर भी इनऑर्गेनिक की बहुत सारी चीजें मैं भी आपको कराऊंगा, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। डी एंड एफ की और डिटेलिंग, उस समय जेई की वजह से जल्दी 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 कराना पड़ रहा था। अभी मैं आपके लिए क्या कराऊंगा, सबसे पहले मैं फिजिकल कराऊंगा आपकी। फिजिकल 11 की तरफ से चलेंगे हम। जैसे फिजिकल का एक टॉपिक सबसे लास्ट में कराऊंगा, वो है मोल्स। सर मोल्स लास्ट में क्यों कराएंगे? भाई मोल्स में इसलिए लास्ट में आपका कराऊंगा, द रीजन इज मोल्स के अंदर बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो यूज होते हैं वो अलग अलग। कंबशन यूज होने लगेगा, इनऑर्गेनिक के कंसेप्ट यूज होने लगेंगे, हीटिंग ऑफ सॉल्ट यूज होने लगेंगे, बहुत सारी बातें यूज होने लगेंगी, इसलिए मोल्स को मुझे बाद में कराना पड़ेगा आपको। सबसे पहले मैं आपका फिजिकल कराऊंगा। फिजिकल में जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, गैस स्टेट, फिर उसके बाद में आपका क्या, थर्मोडाइनेमिक्स, इक्विलिब्रियम मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में सॉलिड स्टेट हो गया आपका, फिर उसके बाद में सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक, और फिर केमिकल काइनेटिक्स, ये सारी चीजें। उसके बाद शुरू करेंगे ऑर्गेनिक। मतलब पहला वीक हमारा फिजिकल से रहेगा और अगला नेक्स्ट वीक जो हमारा रहेगा, नेक्स्ट कमिंग वीक, दैट विल बी ऑर्गेनिक वीक। मैकेनिज्म, रिएक्शंस, इस तरह की सारी चीजें। तो मेरा जो रिवीजन का क्राइटेरिया रहेगा, जो रिवीजन मैं आपको करा रहा हूं, तो इसमें तो बहुत सारी चीजें मैं आपको नहीं बताऊंगा, जल्दी जल्दी बताऊंगा। मेरी बुक में ये एक्सप्लेन करके दे रखी है मैंने ये चीजें, यहां पर मुझे शॉर्ट में जल्दी जल्दी बतानी है। कॉन्सेप्ट्स को वहां मैंने एक्सप्लेन कर रखा है, यहां पर आपको फटाक से टारगेट करना है। इस तरह से आपकी चीजें है। एक चीज, कुछ वीडियोज मेरी ऑलरेडी पड़ी हुई हैं, जैसे बॉन्ड ऑर्डर की हो गई, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, ये आप वहां से हेल्प ले लें। यहां पर उनसे रिलेटेड मैं चीज़ों को नहीं कराऊंगा, क्योंकि बहुत बड़ा फिर हौच पौच सा हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी एक साथ से। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट जो करूंगा, आपको लग तो रहा होगा कि बहुत इजी, सबसे इजी टॉपिक से स्टार्ट करूंगा, दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार किया है, लेकिन कुछ ऐसी बातें यहां पर हम लोग कर रहे होंगे जिसमें आपको ये लगेगा कि हाँ, ये सारी चीज़ें हमें जल्दी 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 कोई सिखा देता, बता देता है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हमारी रिलेटेड प्रॉब्लम किस किस से होती है उनको मैं ले लेता हूं और फिर उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन करने लगेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में जो बात आती है वो ऑर्बिट की आएगी, ऑर्बिटल की आएगी। हाफ एन आवर में कोशिश करूंगा मैं आपको इसको सारा कुछ समझा दूं, पूरे की पूरी डिटेलिंग को। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो बातें आएंगी, मैं यहां पर लिखता चला जा रहा हूं, ऑर्बिट, ऑर्बिटल, सब सेल, इन सब की बातें हो रही होंगी हमारे पास में। ठीक है, सब सेल से रिलेटेड होगी। फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या होगी, क्वांटम नंबर। फिर हमारे पास में क्या होगी, फोटोन कॉन्सेप्ट। फिर हमारे पास में क्या होने लगेगी, वेव्स फॉर्म की इसकी। फिर हमारे पास में क्या होने लगेगी, एनर्जी फॉर्म होने लगेगी। तो ये सारी चीजें हमारे पास में यहाँ होने जा रही हैं। तो एक एक करके हम आपसे बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे हम गड़बड़ करते रहते हैं, कैसे कैसे हम गड़बड़ करते रहते हैं। सबसे पहली बात है, बहुत आराम से जल्दी से समझा रहा हूँ, कि हमारे पास में क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर हमारे फंडामेंटल पार्टिकल्स हम लेकर के चलते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हुआ करते हैं। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का आपका क्या होता है कि क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं? हाँ, यस होते हैं। मेसोन थ्योरी के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। हमारे पास में जो इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करता रहता है, उसका एक ऐसे करके पाथ, ये मुझे आपको समझाना था इसके अंदर। ये तो इसके अंदर ये हमारे पास में जो वेव्स बन रही हैं, ये क्विक रिवीजन है, डिटेलिंग नहीं बता रहा हूं। तो कितनी वेव्स बन रही है, 1 2 3 4 5, 1 2 3
4 एंड 5 वेव्स बन रही हैं। ठीक है, तो ये वेव जो हमारे पास में होती है इसको हम क्या बोलते हैं, इस इतने हिस्से को हम क्या बोलते हैं, इसका इतनी लंबाई को क्या बोलते हैं भैया, लैम्डा बोलते हो। तो एक तरह से 5 लैम्डा हो गए, 1 लैम्डा 1 लैम्डा 1 लैम्डा 5 लैम्डा हो गए, और ये पेरिफेरी के बराबर है टोटल, तो इज इक्वल टू क्या होगा 2 पाई r। तो ये हमारे पास में जो 5 बना है इसको नंबर ऑफ ऑर्बिट बोलते हैं। तो हमारे पास में क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वेव्स। नंबर ऑफ वेव्स मतलब हम जिस ऑर्बिट में हमारा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा होगा उतने ही नंबर उसके अंदर वेव पैदा हो रही होंगी। थर्ड में होगा 3, 10 में होगा 10, मतलब 10 वेव्स 10th ऑर्बिट, 5 वेव्स 5th ऑर्बिट। तो इसलिए अगर मैं यहां बात करता हूं तो ये मेरे पास में क्या होगा, n लैम्डा मतलब nth ऑर्बिट है, इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई r nth रेडियस है। अब ये nth रेडियस जो होती है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो होती है r0 n स्क्वायर बाय z, मतलब ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए बात हो रही है इस जगह पर। यहां n क्या है, ये n0 के, ये r0 की वैल्यू हमारे पास में 0.53 एंगस्ट्रॉम। डायरेक्ट याद रखिएगा, जेई में इस बार क्वेश्चन आया था, इन सब की बहुत बड़ी कहानी दी हुई थी। ये सब कुछ कंक्लूड करके हमारे n हमारे पास में क्या होता है, ऑर्बिट नंबर, z हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर, लेकिन ये 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए काम करा करता है। जब ये हमारे पास में इस तरह से मूव कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास में क्या होता है, एक और चीज होती है mvr, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। अब ये तो आपको पता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि आपको नहीं पता है, मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता हूं इसके बारे में। बस हमसे ये कहेगा कि अगर हमारे पास में कोई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसकी रेडियस और स्पीड में क्या ग्राफ होगा। तो हमारे पास में क्या हो गया, ये स्पीड हो गई, ये रेडियस हो गई, हमारे पास में nth ऑर्बिट है तो ये फिक्स हो गया, h फिक्स हो गया, मास फिक्स हो गया, 2 पाई फिक्स हो गया, तो v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, मतलब ऐसे हो गया, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया। ये कांस्टेंट है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास है, ये कांस्टेंट है क्योंकि ऑर्बिट का नंबर है, h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, तो v इंटू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब क्या होगा, v इंटू आर इज इक्वल टू कांस्टेंट, मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हमसे ग्राफ पूछ सकता है कभी भी, तो कुछ भी चीज आ सकती है, एनसीईआरटी में तो इजी है लेकिन उससे बाहर भी चीज आ सकती है। जब ये मूव कर रहा है इससे, तो इसको बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम या ऑर्बिट एंगुलर मोमेंटम, मतलब ऑर्बिट के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम इसको बोलते हैं। और एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, ध्यान रखिएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, इसमें और इसमें थोड़ा सा अंतर है। यहां ये n पे डिपेंड करता है और वो किस पे डिपेंड करता है, वो हमारा डिपेंड करता है, गड़बड़ मत कर दीजिएगा इसलिए बता रहा हूं, अंडर रूट l इंटू l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई। कुछ गड़बड़ है तो देखना, वो बताना गड़बड़ क्या है। l अंडर रूट l इंटू l प्लस 1 h अपॉन 2 पाई, ठीक है। देखते हैं आप में से कितने बच्चे इस चीज को समझ पाते हैं। हमारे पास में क्या है कि अगर मैं बात करता हूं 2s के लिए, मैं गड़बड़े आपकी बता रहा हूं, 2s के लिए बात करता हूं तो n की वैल्यू कितनी है, 2 है, लेकिन s के लिए l की वैल्यू क्या होती है, 0। l के लिए, सॉरी s के लिए l की वैल्यू क्या हुआ करती है। अब मैं गड़बड़ वो बता रहा हूं कि हम लोग एग्जाम में क्या गड़बड़ करके आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में क्या होगा, n की वैल्यू यहां 2 रखेंगे तो इसका एंगुलर मोमेंटम तो होगा 2h अपॉन 2 पाई, मींस ये कैंसिल हो जाएगा जो भी है। लेकिन अगर हमसे कोई कहेगा ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितना है, तो l की वैल्यू आप 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 5s 6s, 5s कहेगा तो n इक्वल 5, लेकिन s है तो l इक्वल 0, लाइक दैट। इसी तरह से हमसे बोलता है कि एंगुलर मोमेंटम के लिए कौन सी चीज सही है, विच इज करेक्ट फॉर एंगुलर मोमेंटम। हमसे कहेगा कि बताइए एंगुलर मोमेंटम के लिए कौन सी चीज सही है। तो एंगुलर मोमेंटम क्या हुआ करता है, NH अपॉन 2 पाई होता है, मतलब ये इसको बाहर निकाल लीजिए, n की वैल्यू 1 2 3 होना चाहिए ऑर्बिट का नंबर। तो यहां अगर मैं देखूं तो h अपॉन 2 पाई अगर बाहर निकालते तो यहां क्या बचेगा 1, यहां 2 से मल्टीप्लाई ये बाहर आ गया, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा, इसमें 2, इसमें 1 है, इसमें 2, यहां पर देखेंगे तो ये हाफ बाहर आएगा और हाफ ऑर्बिट का नंबर नहीं होता है।
h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई, h अपॉन 2 पाई के सामने कुछ जो लिखा होता है वही उसके ऑर्बिट का नंबर होता है। तो क्या ये h अपॉन 2 पाई 1 है? सही है। MBR इज इक्वल टू 1, मतलब ऑर्बिट फर्स्ट है, ऑर्बिट सेकंड है, ऑर्बिट कौन सा? हाफ। और यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई यहां, 2 से मल्टीप्लाई यहां, तो 8h अपॉन 2 पाई। तो ऑर्बिट नंबर कितना? 8, 9। ये गलत है, ये आपका गलत है। ऐसे करके भी आपको देखना है कि कहीं हम ऐसे करके कोई गड़बड़ तो नहीं कर दे रहे। तो एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का डिफरेंस जरूर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आप गड़बड़ ना कर दें, इसलिए मैंने आपको बताया था। इसी तरह से मेरे पास में एन लैम्डा इज इक्वल टू क्या था? 2 पाई आर था। एन हमारे पास में 1 2 3 होना चाहिए, ये 2 पाई आर इज इक्वल टू एन लैम्डा होना चाहिए, ये हमारे पास 1 2 3, तो एल लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 2 पाई आर। हमसे कहेगा क्या ये होगा? आप कहोगे नहीं होगा, क्योंकि यहां हाफ हो जा रहा है, क्योंकि आपका हाफ हो जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में कुछ बात हुई जो हमारे पास में शुरुआती दौर में हमारे पास में काम आती है। इसी तरह से हमारे पास v इज इक्वल टू वी नॉट जेड बाय एन होता है। वी नॉट की फिक्स वैल्यू 2.2 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर पर सेकेंड। हमसे क्या कहा टाइम पीरियड कितना होगा? तो टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला लगा देना 2 किसी भी ऑर्बिट के लिए अपॉन वी और आर की वैल्यू रख देंगे 2 पाई आर नॉट एन स्क्वायर बाय जेड अपॉन वी नॉट जेड बाय एन। अब अगर इसको देखेंगे तो 2 पाई आर नॉट वी नॉट एन क्यू अपॉन जेड स्क्वायर। तो दो टाइम पीरियड के बीच में आपका पूछता है कि आपसे कहेगा सेकंड ऑर्बिट और थर्ड ऑर्बिट का टाइम पीरियड का रेशियो। तो सेकंड ऑर्बिट मतलब 2 का क्यूब, थर्ड ऑर्बिट मतलब 3 का क्यूब, लाइक दिस। ये तो कांस्टेंट हो गया, ऐसे भी हम चीजों को ले सकते हैं। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट हमारे पास में क्या हो रहा है? अब इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूं। ये सब चीजें हम खत्म कर रहे हैं। क्या खत्म कर रहे हैं? हमारे पास में एक क्वेश्चन होता है, उसको गड़बड़ मत कर दीजिएगा। ऑर्बिट मैंने आपको अपनी वीडियो में भी समझा रखा है, इसी यूट्यूब पे पड़ी हुई है। ऑर्बिट जिसमें मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। अब इससे भी छोटा आपका क्या होता है? सबसेल। सबसेल मतलब एसपीडीएफ, मतलब ये 1 बॉक्स, ये 3 बॉक्स, ये 5 बॉक्स। जो गड़बड़ हो जाती है उसकी मैं थोड़ी सी आपसे बात करने जा रहा हूं। यहाँ 7 बॉक्स आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे पास में ये जो बॉक्सेस हैं इनको हम क्या बोला करते हैं? इन्हीं को हम बोलते हैं ऑर्बिटल। क्या नाम है इनका? ऑर्बिटल्स। इनको हम ऑर्बिटल्स कहते हैं। किसी भी ऑर्बिटल में, चाहे वो एस का है चाहे वो पी का, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं विद अपोजिट स्पिन। अपोजिट स्पिन क्या होती है? आपने अच्छे से पढ़ा होगा, रिपल्शन को खत्म करने के लिए अपोजिट स्पिन में रहते हैं। अब बहुत ज्यादा डिटेलिंग आपके नहीं, मैं फटाफट चीजों कर रहा हूं। ठीक है, इस तरह से आपका मोशन होता है। इस तरह से ये जब आपका क्या होता है? क्लॉकवाइज घूमते हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट हाफ लिखते हो। जब एंटी क्लॉकवाइज हो जाता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट आप क्या लिखते हो? उसका दूसरे वाला लिख दिया करते हो। ठीक है, वो भी हाफ होता है, लेकिन एक प्लस लिखते हो, एक माइनस। ये प्लस माइनस आपका कुछ नहीं है, ये जस्टिफिकेशन है कि एक अगर क्लॉकवाइज है तो एक एंटी क्लॉकवाइज है। इसको माइनस कर सकते हो, इसको प्लस कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन यहां जो लैंग्वेज है उसको ध्यान रखना। वो आपसे कहेगा फाइंड आउट मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन पी ऑर्बिटल या डी ऑर्बिटल। तो ऑर्बिटल का मतलब है बॉक्स। बॉक्स में तो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 2 ही हो सकते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉक्स के अंदर होंगे वो कितने होंगे? 2 होंगे विद अपोजिट स्पिन, ऑलवेज रिमेंबर। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी सबसे ज्यादा यहीं पर होती है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी भी सबसे ज्यादा यहीं पर होती है। तो इसको ऑर्बिटल को फाइंड करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो साई करके यूज करते हैं, ऐसे। ये ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन की कंडीशन को बताया करता है। ठीक है, कैसे बताया करता है? हमारे पास में यहां पर हमारे पास में लिखा हुआ है 2 0 0, मान लीजिए ऐसे लिखा हो, तो ये किसको बता रहा है? तो n इज इक्वल टू 2 है, l इज इक्वल टू 0 है, m इज इक्वल टू 0, तो ये s को बता रहा है। ये यहां से पता चला कि ये s को बता रहा है। m इज इक्वल टू 0 मतलब उसके इस सिंगल बॉक्स को डेफिनेटली, और 2 है तो इसका मतलब 2s है। दिस इज 2s। तो हमारे पास में एक जो बात आती है इसके अंदर वो क्या है? ये जो क्वांटम नंबर्स होते हैं उनके अंदर NLM श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के क्या है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशंस के कांस्टेंट्स हैं, लेकिन S इनका कांस्टेंट नहीं है। ये स्पिन से पैदा होता है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है।
एन एल एम क्या है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कॉन्स्टेंट्स हैं। लेकिन एस जो हुआ करता है वो क्या हुआ करता है, एस हुआ करता है स्पिन क्वांटम नंबर जो स्पिन से पैदा होता है और क्लासिकल एनालॉग होता है। प्लस हाफ माइनस हाफ का मतलब है क्लासिकल एनालॉगिंग जो आपने पढ़ी होगी, या डिटेल की बात अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूं कि कैसे वो पैदा होती है। लेकिन प्लस हाफ का मतलब पॉइंटिंग अप, माइनस हाफ का मतलब पॉइंटिंग डाउन नहीं है। प्लस हाफ माइनस हाफ है कि किसी एक को पॉइंटिंग मान लिया, दूसरे को दूसरी तरफ मान लिया। ये ध्यान रखना, इसका मतलब हमेशा यही नहीं हुआ करता है। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया, ये इस तरह से क्या, ये इसको बता रहा है ऑर्बिटल को हमारे पास में बता रहा है। अगर ये चीज जीरो हो गई मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या है, जीरो, उस जगह पर जो चीज मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं, नोड बोला करते हैं। मतलब अगर हमारे पास में कोई क्वेश्चन आया, वो हमसे पूछता है कि बताइए किस जगह पर नोड फाइंड होगा, तो नोड फाइंड होने का मतलब हमारे पास में जैसे इसने लिख दिया ए लिख दिया या आर माइनस बी इज इक्वल टू समथिंग लिख दिया, कहेगा नोड कहां पर है, तो इसकी वैल्यू जीरो कर दी, तो ए आर माइनस बी इज इक्वल टू क्या हुआ, जीरो, तो आर इज इक्वल टू क्या हुआ, बी। तो आर इज इक्वल टू बी पे हमें क्या मिलेगा, नोड मिलेगा। आर इज इक्वल टू बी पे हमें क्या मिलेगा, नोड मिलेगा। दिस इज सिंपल। नोड क्या होता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती है, जीरो हुआ करती है। ये जीरो हो जाएगा, बॉक्सिंग इसको जीरो कर आएगा। चीजें और भी हैं, एक्सप्लेनेशन और ढंग से हैं आप, लेकिन समय की लिमिट है भाई, लिमिटेड समय है। हाफ एन आवर में मैं आपको डिस्कस करना चाह रहा हूं, लेकिन हर एस्पेक्ट्स को। तो मैंने आपसे ये बात कर ली, हम इसके ऊपर जो बात कर रहे थे। अब इनकी फिल करने की मेथड आती है। अब मैं इधर उधर की सब जगह से उठा करके कंक्लूजन निकाला, फिर ये शब्द रिपीट ही नहीं होगा कभी भी, फिर ये क्वांटम नंबर रिपीट ही नहीं होगा कभी भी। मैं ऐसे करके काम कर रहा हूं आपके साथ में। तो इनके फिल करने की बात आती है तो क्या होता है, एनर्जी प्रोपोर्शनल टू एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग काम करते हैं हम। एन प्लस एल मतलब अगर मुझे 1s भरना है, मुझे 4s भरना है, मुझे 3p भरना है, तो मुझे ये देखना पड़ेगा ये चीज कि n प्लस एल का सम जिसका ज्यादा होगा उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, n प्लस एल का सम जिसका कम होगा उसको पहले भरेंगे हम। तो हमारे पास में ये n हो गया, इसका n, इसका l, और n प्लस एल का सम। तो इसका n कितना 1, l कितना 0, इसका n कितना 4, इसका 0, इसका कितना 3, इसका कितना 1। जब मैं सम करेंगे तो 1 4 4 1 4 4। अब हमारे पास में क्या होगा, अगर हमारा सम इक्वल आ गया तो हम उसको देखते हैं जिसका n छोटा हो तो उसको छोटा मानते हैं। तो क्या होगा, 1s 3p 4s मींस जिसकी एनर्जी कम होगी उसको हम कैसे पता करेंगे, जिसका n कम है उसकी एनर्जी कम होगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आपको मैं बताना चाहता हूं कि अगर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, ये गड़बड़ ना हो जाए। मैं हर एक जगह पे गड़बड़ कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको। जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम आयन है, ठीक है, या हीलियम आयन है। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में E प्रोपोर्शनल टू n प्लस एल का रूल नहीं लगता है, क्योंकि वहां जो चला करता है वो चलता है E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन n स्क्वायर। ये हम लिया करते हैं। ये ई नॉट हमारे पास में जो होता है, मान लीजिए हाइड्रोजन के लिए ले रहे हैं तो कितना होगा, माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर। तो सारा डिपेंडेंसी किस पे है, n पे। तो वहां l नहीं लगाया करते, वहां l की जरूरत नहीं पड़ती। n अगर ज्यादा होगा, अगर ये ज्यादा होगा तो ये कम होगा, नेगेटिव लगा हो तो वो ज्यादा हो जाएगा। तो n मोर एनर्जी मोर। तो हमारे पास में अगर कहीं 4s 4p ठीक है, या 3s दिया हुआ है 4 He प्लस एनर्जी का ऑर्डर बताना है, तो फिर आप वाउ रूल नहीं होता है। आप वाउ रूल जो हमारा होता है वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए लगाया जाता है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो ऐसे केस में हमारे पास में क्या होगा, इन दोनों का सेम हो जाएगा और इससे ज्यादा हो जाएगा। एन मोर एनर्जी मोर। 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए केवल और केवल डिपेंडेंसी किस पे है, एन पे है। रिमेंबर इट। अब और क्या बात करते हैं, ऑर्बिट सबसेल्स और जो आपके क्वेश्चंस रिलेटेड आ सकते हैं उसकी बात आपसे करते हैं। वो कहेगा n प्लस एल इज इक्वल टू 4। ऐसे सब सेल्स कितने हैं जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं, या ऐसे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं जो इसको जस्टिफाई कर रहे हैं। तो n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1। ये 2 है, ये 2 है। तो हमारे पास में क्या होगा, ये हमारे पास में क्या होगा 1, ये 3, और ये 0, ये 4। तो n 0 तो हो ही नहीं सकता। और कभी भी n मतलब l बड़ा नहीं हो सकता।
छोटा ही होगा, क्योंकि L इज इक्वल टू हमेशा क्या होता है 0 to n-1। रिवीजन की बात चल रही है यहां पे, तो 0 to n-1 है तो 0 हो गया, ठीक है, ये है, लेकिन ये नहीं होगा, इक्वल तो होगा ही नहीं। तो हमारे पास में ऐसे कौन कौन होंगे, 4s ये ऐसे, और ये p के लिए है 3p, 4s और 3p होंगे, मींस मेरे पास में ऐसे सबसेल्स कौन कौन से, ये वाले हैं। और अगर हमसे आगे की बात करता है तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे आपको, 6, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8, 2 और 6 8, सिंपल है। तो ये गड़बड़ ना हो आपके पास में, मतलब मैं आपको गलतियां जहां हो सकती हैं उन सब चीजों पर डिस्कशन कर रहा हूं, ठीक है, कि कुछ इस तरह की बातें हमें ध्यान रखनी है। अब उसके बाद में नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है क्वांटम नंबर से रिलेटेड। मैंने ये आपको बात बता दी कि हाइड्रोजन के लिए, हीलियम के लिए हमारा ऑफ वाउ नहीं लगता, हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ता है। फिर हमारे पास में आया करता है इसी के अंदर क्वांटम नंबर की जब हम बात करते हैं, N, L, M, S, ये 3 अवयव बताया था, कॉन्स्टेंट्स हैं। ये एस स्पिन से पैदा हुआ करता है, मैग्नेटिक मूवमेंट हुआ करता है हमारे पास में इस तरह से, ये हमारे पास में, ये हमारे पास में, ये हमारे पास में, ये क्या बताता है, ऑर्बिट को बताता है, और एनर्जी, ऑर्बिट के विद एनर्जी लेवल। ये हमारे पास में किस चीज को बताता है, सबसेल को बताता है। ये हमारा किस चीज को बता रहा है, सबसेल को बता रहा है, मतलब उससे और आगे बढ़ गए हम एक कदम। सबसेल के अंदर क्या हुआ करते हैं, ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल को बताता है, मैग्नेटिक मोमेंट ऑर्बिटल्स के बारे में जानकारी दिया करता है। ये इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हुआ करता है, कैसे, हमारे पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात आएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो L इंटू L प्लस 1 ट्वाइस ऑफ, हम लोग ऐसे लेके चलते हैं, सही है क्या, बताओ, सोचो, सही है या कुछ गड़बड़ है, बताओ बताओ, या ऐसे है 2L प्लस 1, अब आप सोच लो, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बताता है, और किसको बताता है, स्टाइल को बताता है, किस तरह की वेव स्टाइल है, मतलब L इज इक्वल टू 0 होगा तो स्पेरिकल, L इज इक्वल टू 1 होगा तो डंबल, L इज इक्वल टू 2 होगा तो डबल डंबल, ऐसे करके याद रखना आपको। देख लो गड़बड़ है, कुछ चीज आपके लिए छोड़ दे रहा हूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारे पास में जो नेक्स्ट चीज इसके अंदर आती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे जिसके ऊपर काम करना था, मुझे ये चीज नहीं बतानी थी जो हमने बताई अभी तक, मुझे सबसे मेन बात थी उसके ऊपर आपसे पूछने जा रहा हूं, उसके ऊपर आपको बताने जा रहा हूं। वो हमारे पास में क्या चीज है कि हमारे पास में जब हम डी की बात जब भी करेंगे तो मेरे पास कहीं पर sp3d है तो ये dz² होगा। रीजन ये होता है कि हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, डोनट होता है यहां पर, और ध्यान रखना अगर मेरे पास d है तो इस वाले केस में हर जगह पर इस जगह में नोड नहीं होगा, जीरो नोडल प्लेन, जीरो नोडल प्लेन, मतलब हमारे पास में यहां पर कोई नोडल प्लेन नहीं होता। अगर आता है कि किस केस में नोडल प्लेन नहीं है, अब क्या नोड्स होते हैं कैसे होते हैं उसे छोड़ दो, जीरो नोडल प्लेन, मतलब नोडल प्लेन मेरे पास में L के बराबर होते हैं, जैसे S के लिए कितना होगा 0, P के लिए कितना होगा 1, D के लिए कितने होंगे नोडल प्लेन 2, लेकिन अगर dz² की बात आएगी तो 0 होंगे। dz के केस में नोडल प्लेन्स हमारे पास में कितने होंगे 0 होंगे, इस चीज को ध्यान रखिएगा, 0 होंगे, dz² के केस में नोडल प्लेन्स होंगे 0। फिर उसके बाद sp3d2 होगा, तो इसके बाद ये dz² होता है, और इसका एक ही साथी जो हमारा अलोंग द एक्सेस बना होता है। रीजन क्या होता है, अलोंग द एक्सेस होते हैं ये, इधर और इधर। अगर मेरे पास में कहीं पर sp3d3 हो गया तो ये होगा dxy, yz, zx, ये तीनों होते हैं, क्योंकि ये एक जैसे होते हैं, ये एक जैसे होते हैं, मतलब ये सेम टाइप वाले एक साथ आएंगे, सेम वाले एक साथ आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक इसका नहीं, सबसे पहले ये फिर ये फिर ये भी एग्जाम में आ सकता है आपका, इसलिए याद रखे रहिएगा,
ठीक है, किसमें कौन सा डी यूज हुआ जाता है। फिर उसके बाद में क्वांटम नंबर निकालने के लिए मैचिंग करने की जब बात आती है कि किसके साथ कौन सी मैचिंग हो रही है, हमारे पास में एन एल एम एस ऐसे पूछ लेता है कि 2 है, ये 0 है, ये 0 है, ये -1 है या हाफ है, तो क्या ऐसा जस्टिफिकेशन है? हाँ है, क्योंकि ये इससे छोटा ठीक है, ये 0 हो गया, तो ये किसके लिए हो गया? 2s बन गया, जिसका नीचे क्यों मुंह है, यहां लिखा हुआ 2, ये 2 लिखा हुआ, ये -1 है और ये +½ है, क्या ऐसा होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये दो इक्वल नहीं हो सकते। तो सबसे पहले मैचिंग हमेशा क्या करनी होती है? एल की देखिए कि इसके इक्वल नहीं होना चाहिए, निगेटिव नहीं होना चाहिए, बात समझ आ रही है? निगेटिव नहीं होगा, 0 हो सकता है, 0 1 2 3 हो सकता है, इस तरह से हम लेकर के चलते हैं, इस तरह से हम चीजों को लेकर के चला करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास में इससे ज्यादा नहीं रेंज होनी चाहिए, जैसे ये लिखा है तो -2 से लेकर के +2, ये आप जानते हैं, मुझे इसमें ज्यादा नहीं आपको बताना, इतना तो आपको जानना ही पड़ेगा, इतना तो आपको जानना ही पड़ेगा। तो मैंने आपको ये सब चीज बता दी। फिर उसके बाद में आपका हुआ करता है कि हम एक चीज लगाया करते हैं, पॉलीज प्रिंसिपल। 2 इलेक्ट्रॉनों के चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते, तो उसी पॉलीज के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जैसे 4s7 लिखा है, मतलब क्या इसके अंदर 7 हो सकते हैं, तो ये पॉलीज के अकॉर्डिंग गड़बड़ है, ध्यान रखना, ये पॉलीज के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करता है, क्योंकि इसमें 2 इलेक्ट्रॉनों के 4, जो हमारे पास कोई 2 इलेक्ट्रॉन है उनकी चारों क्वांटम नंबर अगर एक जैसी होगी तो गड़बड़ हो जाती है, इसलिए ठीक है। मैं आपको इस समय पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं आपको केवल चीजें रिवाइज करा रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं। अभी मेरी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, आपने एक मेरे मतलब मुझे सारी चीजें समझाने वाले, हेल्थ से रिलेटेड सब कुछ, सब सारी बातों को समझाने वाले डॉक्टर मंत्री, ठीक है, कोलकाता में, वो मेरे को भी बता रहे थे थोड़ी देर पहले, ठीक है। वो क्या बता रहे थे कि जब भी हम किसी चीज को करते हैं, वो मेरे को सारी चीजें सजेस्ट करते रहते हैं, मैं उनसे डिस्कशन जरूर करता हूँ। अभी आपकी वीडियो से पहले उनसे ही मैं डिस्कस कर रहा था, कुछ बातों को डिस्कस कर रहा था, ठीक है। वो मुझे क्या बता रहे थे कि जब भी हम किसी चीज को, बहुत अच्छी बात है आपके लिए भी, जब भी हम किसी चीज को रिसीव करते हैं, किसी भी चीज को रिसीव करते हैं, ठीक है, मतलब मान लीजिए आप किसी को लेने भी जा रहे हैं, किसी को रिसीव भी जानते हो, तो आपकी तरफ से वेलकम बहुत जबरदस्त होना चाहिए, ऐसे करा हेलो जी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे पास में क्या होता है, जब भी हम किसी नॉलेज को रिसीव कर रहे हैं, जैसे आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आपको एकदम हेल्दी माइंड से बैठना चाहिए। जब भी हम किसी चीज को खा रहे हैं तो बड़े खुशी से खाना चाहिए, वाह क्या खा रहे हैं, गजब मजा आ गया, वो ऐसे करके मुझे चीजें सिखाते हैं। और जब भी हम इन चीजों को अपने लिए इकट्ठा कर लेते हैं, चाहे वो खाना हुआ, चाहे रिसीविंग करना हुआ, कुछ भी हुआ, तो उसके साथ एक अच्छा बिहेव होना चाहिए। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, इनसे कुछ फायदा उठाना चाह रहे हैं, तो डॉक्टर मंत्री वाली बात, वो डॉक्टर है, वो हेल्थ के लिए बता रहे थे कि कोई भी चीज खाओ पियो मस्ती से खाओ, बिल्कुल इत्मीनान से, ये सोच के कि आपके शरीर को ताकत दे रही सब कुछ रहते हो। ऐसे आप मेरी वीडियोस पे, अगर आप मेरे पे ट्रस्ट कर रहे हैं तो आप ऐसे करके चलिए कि जैसे आप क्या बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। इसका पहले इन वीडियो को देखकर रिवाइज करिए, फिर उसके बाद क्वेश्चन लगा दीजिए एटॉमिक स्ट्रक्चर के, हो जाएंगे, बिलीव मी हो जाएंगे, जरूर हो जाएंगे। हाँ, सारी चीजें तो 100% रिवाइज नहीं करा सकते चैप्टर, कुछ तो आपके लिए छोड़ो, जहां आप गलती करते हो मैं आपको बता रहा हूं, जहां आप गलती करते हो वहां मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। बात ध्यान रहेगी? अरे ध्यान रहेगी नहीं रहेगी? चलो अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात आते हैं। तो मैं भी बता रहा था 2 × 2l+1 करके जो है, इस पर बहुत सारी बातें हैं। l = जैसे हम करते हैं, तो इसको हम नंबर ऑफ सब सेल्स भी कहते हैं, सॉरी ऑर्बिटल भी कहेंगे। मतलब l = जैसे 0 होगा, ठीक है, ये हो गया, और ये हमारे पास में क्या होता है 2l+1, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। l = जैसे मैं 0 रखूंगा, मींस ये कौन होगा, s होगा, 0 रखते ही 1 होगा, इसका मतलब एक ऑर्बिटल आएगा, एक बॉक्स आएगा केवल। l = मैं 1 रखता हूं तो ये p होगा, 1 रखते ही कितने होंगे, 3 बॉक्स निकल के आएंगे। l = 2 लिखता हूं तो ये d होगा, और ये 5 बॉक्स आएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब उधर की ओर हमारे पास में दूसरी बात निकल करके आती है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात निकल के आती है? वो जो मैं आपको बताने जा रहा हूं इस समय, क्या कि अगर हम यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं, तो जितने भी ऑर्बिटल्स हैं, मतलब एक ऑर्बिटल है, एक बॉक्स है, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2,
अगर मेरे पास 3 बॉक्स हैं तो इलेक्ट्रॉन कितना होंगे 6, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या आते हैं ट्वाइस हो जाते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। तो इसको ध्यान रखे रहिएगा अपने एग्जाम में। ठीक, चलिए अभी मैंने रिलेटेड ऑर्बिटल सब चीजें से बात कर ली है। फिर उसके बाद में आपका क्वांटम नंबर से हमारी रिलेटेड बात हो गई है। फिर हमारी एनर्जी की बात होती है, E इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा। इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें आप सॉल्व कर सकते हो। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास में है, इसमें हाफ mv² से हमारे पास में hc ओवर लैम्डा हो जाएगी। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के करते हैं। इसी तरह से हमारे पास में क्या होता है, लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mv। इस फंडे को लगा करके भी आप काम करते हो। आपसे पूछते हो लैम्डा बताइए, ये बताइए, सारी चीज़ों को यहाँ पर दे रहते हैं। मास हमारा कांस्टेंट है, ये हमारा कांस्टेंट है, तो लैम्डा प्रोपोर्शनल टू 1/v ऐसा भी रिलेशन आ सकता है। आपसे पूछ सकता है कि बताइए इन दोनों के बीच में ग्राफ क्या है। मैं ग्राफ की तरफ को बहुत अप्रोच कराता हूँ कि अगर क्वेश्चन आ गया तो थोड़ा गड़बड़ ना हो जाए आपके साथ में। ठीक है, दूसरी बात जो हमारे पास में कि हाफ mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, और हमारे पास में होगा mv² इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी। m से मल्टीप्लिकेशन होगी, m² v² इज इक्वल टू 2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m, और mv इज इक्वल टू √2 काइनेटिक एनर्जी इंटू m। तो हम इसको उठा करके भी यहां रख सकते हैं। कभी कभी काइनेटिक एनर्जी देता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देता है, उसको जूल्स में कन्वर्ट करो, उठा के यहां रख दीजिए, लैम्डा निकल जाएगा आपका, लैम्डा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी हमारे पास में आ सकता है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज जो इसके अंदर आती है, मैंने आपसे क्वांटम नंबर की बात कर ली, फोटोन्स की बात कर ली, एनर्जी बंडल्स हुआ करते हैं, तो उसमें हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो हमेशा मल्टीपल होंगे एक hc ओवर लैम्डा। मतलब एनर्जी क्या होगी, तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी, वो hc ओवर लैम्डा ऐसे नहीं होगी। इसका मतलब क्या होने जा रहा है, 1/3 फोटोन, 1/3 फोटोन नहीं हुआ करते हैं। अब यहां पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फोटोन की जो निकलना होता है, ठीक है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कट ऑफ वेवलेंथ, उसको आप अपने आप देखेंगे। फोटोन का जो निकलना होता है किस किस बात पर डिपेंड करता है, इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। इस एस्पेक्ट को आप जरूर पढ़ लेंगे, इस एस्पेक्ट को आप जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास में बात वेव आई, वेव से बाद में हमारे पास में एनर्जी आई। नोट्स के बारे में मैंने आपसे पहले ही बात बता दिया था। एनर्जी वाले फंडे में हमारे पास में क्या होता है, E इज इक्वल टू E0, ठीक है, अपॉन n²। ये मैंने अभी आपसे बात करी थी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको बतानी है। जब भी हमारे पास में हमारा इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ मूव कर रहा होता है, तो उसके पास में 2 एनर्जी होती है, एक तो काइनेटिक एनर्जी होती है और एक इसकी पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती है। क्या होती है इसकी, एक पोटेंशियल एनर्जी हुआ करती है। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के रेस्पेक्टिव हमें देखना है, और हमारी एक टोटल एनर्जी होती है। तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और ये टोटल एनर्जी हुआ करती है, ये काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनसे ये पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, हाफ ऑफ हुआ करती है इसकी, तो इज इक्वल टू हुआ करती है माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये रिलेशन आपको याद रखे रहना है, ये रिलेशन आपको याद रखे रहना है। और मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको बताता हूं कि इस तरह का क्वेश्चन आपको कहां कहां पर कंफ्यूज करा देता है, वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं अभी, दिस इज माय बुक। एक क्वेश्चन मैं निकालता हूं, आप ही के नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, अगर वो अभी मुझे मिल जाता है तो उससे रिलेटेड मैं कुछ बात आपको समझाने जा रहा हूं। नहीं दिया हुआ बुक में इस समय नहीं है, चलिए नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं कि आपको क्या याद रखना कि टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से कैसे रिलेटेड है, टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कैसे रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या है, टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो क्या है। इसको आप फिट करके दिमाग में जाएंगे, फिट करके जाएंगे दिमाग में, ध्यान रखना इस चीज़ को। चांसेस है इस क्वेश्चन के आ जाने के, इस तरह के क्वेश्चन के। ठीक है, तो ये हमारा एक छोटा सा बेसिक चीज़ थी इसके अंदर।
फिर इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात आती है उसके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इस तरह से हमारे एनर्जी स्पेक्ट्रम ऐसे करके बन जाते हैं, ये हमारा एनर्जी स्पेक्ट्रम बन गए हमारे पास में। कि अगर हम बात करते हैं E इज इक्वल टू माइनस ई नॉट, मैं बार बार ई नॉट क्यों लिख रहा हूँ, ये ई नॉट हमारे पास में जो भी चीज़ दी हुई है ये जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर करके ऐसे दिया, ये 13.6 होया करती है जब हम 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम को लेकर चलते हैं, हाइड्रोजन लाइक को लेकर चलते हैं। लेकिन अगर हम चेंजेस कर देते हैं कुछ तो ये कुछ भी हो सकती है। तो यहाँ पर अगर मैं जैसी 1 रखूंगा और हाइड्रोजन के लिए लेता हूँ तो ये माइनस 13.6 होगी, यहाँ मैं बात करूंगा तो मेरे 3.4 होगी, इस तरह से। तो अगर हमसे कोई कहता है माइनस 12.6 का कोई इलेक्ट्रॉन है, आप कहोगे नहीं होगा, या तो इलेक्ट्रॉन ये होगा या तो ये होगा या इससे ऊपर वाला होगा इससे होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन्स आपके हमेशा किस रेंज में होंगे, या तो इस एनर्जी को रखेंगे या इस एनर्जी को रखेंगे या फिर उस तरह इतनी एनर्जी नहीं रखेंगे, माइनस 3.2 नहीं रखेंगे। ये फर्स्ट ऑर्बिट है भाई, ये सेकंड ऑर्बिट है या थर्ड ऑर्बिट है, मतलब या तो इस ऑर्बिट में घूम रहा होगा फर्स्ट में या सेकंड में या थर्ड में, तो या तो इस एनर्जी से घूम रहा होगा या इस एनर्जी से घूम रहा होगा या माइनस 1.9 वाली से घूम रहा होगा। जो भी आपकी कैलकुलेट होकर के आती है उन्हीं एनर्जी के साथ वो घूम रहा होगा, इसके अलावा वो किसी एनर्जी को नहीं रखेगा। यहां पर माइनस 2.8 या इस तरह की एनर्जी को नहीं रखेगा, या तो इस एनर्जी से होगा, इस एनर्जी से, इस एनर्जी से होगा। तो ध्यान रखना एक चीज। दूसरी बात, जब भी इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके आता है तो एनर्जी का डिफरेंस होगा, तो उससे जो लैम्डा पैदा होगा hc ओवर डेल्टा ई, इस तरह से। तो सीधी सीधी बात है, एनर्जी का डिफरेंस अगर कम होगा तो लैम्डा ज्यादा होगा। तो अगर आप ऊपर देखेंगे तो ऊपर जाने पे एनर्जी का डिफरेंस कम होता है, ऊपर जाने पे एनर्जी का डिफरेंस होता है विवार आर, विवार अगर हम करके बात करें तो ऊपर की ओर लैम्डा हमारा क्या होता है ज्यादा, एनर्जी डिफरेंस क्या होगा वहां कम। रेड की वेवलेंथ ज्यादा हुई तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा कम। ध्यान रख रहे हो, विवार है करके अगर हमसे पूछता है कि बताइए किधर एनर्जी ज्यादा है किधर एनर्जी कम है, तो ऊपर की ओर एनर्जी डिफरेंस कम होगा, वेवलेंथ क्या होगी ज्यादा होगी हमारे पास में। तो हमसे अगर पूछता है कि किस जंप में एनर्जी डिफरेंस कम है तो यहां होगा लैम्डा। तो सीधी सी बात है, ऊपर हमारे यहां का जंप, इन दोनों का डिफरेंस क्या है ज्यादा है, इन दोनों का डिफरेंस ज्यादा है, तो लैम्डा क्या होगा कम होगा। ऐसे ध्यान रख करके जाइए, आपको बहुत काम आएगा ये। और क्या इसमें गड़बड़ हो सकती है, वो आपसे एक क्वेश्चन करा करता है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब आपको बताने जा रहा हूं कि यहां से यहां जंप करने में हीलियम के केस में जितनी वेवलेंथ आती है, दूसरे किसी हाइड्रोजन के केस में जंप करने में वही वेवलेंथ आए, तो बताइए जंप का नंबर क्या होगा, वो जंप का नंबर क्या होगा। इस तरह का क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आता है। एक आपका क्वेश्चन क्या आता है कि एनर्जी हमने यहां से दी और ये आयनाइज करके चला गया, तो आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है। तो बातें बहुत सारी हैं लेकिन मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातों को बता रहा हूं। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू होता है आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, इस तरह से। तो हम इसके बारे में करेंगे, तो पहले का z पहले का n1, ऐसी दूसरे का z दूसरे का n1, तो ये इसके बराबर। तो पहले का z पहले का n1, दूसरे का z दूसरे का n1, पहले का z पहले का n2, दूसरे का z दूसरे का n2। मतलब अगर वो कहता है कि हीलियम के केस में या हाइड्रोजन के केस में n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 2 पे आने में जो वेवलेंथ पैदा हुई, हीलियम आयन के केस में बताइए क्या जंप होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन की जंप, हीलियम के लिए ये इसके लिए 1 है, इसके लिए 2, हीलियम की जंप निकल जाएगी। हाइड्रोजन 1, हाइड्रोजन की जंप 4, हीलियम की जंप निकल जाएगी। ये क्वेश्चन बहुत आता है आपका, क्या कि अगर ऊपर से वो जंप करके आ रहा है, इससे इसमें जंप करके जितना वेवलेंथ पैदा कर रहा है या जितनी एनर्जी पैदा कर रहा है या निकाल रहा है, तो उसी एनर्जी या उसी वेवलेंथ को पाने के लिए हाइड्रोजन में अगर दिया हुआ है तो पूछेगा हीलियम में क्या जंप होगी। ये फॉर्मूला लगाएंगे आप, ये फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान रखना, इस चीज को भूलना नहीं है, ठीक है। अटेंशन नहीं लेनी यार, अटेंशन रहना, टेंशन नहीं। आयनाइजेशन एनर्जी वाला फंडा कर लेना, इसका बहुत सारे हो जाएंगे, नहीं तो मैं इतने कहां करा पाऊंगा आपको। छोटे छोटे लेक्चर देने हैं आपको और इतने लंबी लंबी कहानियां हो जाएंगी, फिर पार्ट 1 पार्ट 2 चलने लगे। मेरे बस की बात नहीं पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है। एक ही बार में गो थ्रू कर दे रहे हैं। आप में से कई बच्चों ने कहा सर 1 घंटे की भी डाल दी, कोई बात नहीं, 1 घंटे की तो नहीं, लेकिन फटाफट सॉल्व करा दे रहे हैं आपकी।
ठीक है, फिर उसके बाद में इसका क्या होता है, ट्रांजिशंस हुआ करती हैं, इससे सीरीज पैदा हुआ करती हैं, लाइमन, बामर, पाशन। तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। इन जनरल तो ये जैसे लाइमन का शब्द करोगे आप तो n1 की वैल्यू क्या होगी 1 और n2 की वैल्यू कितनी होगी 2, 3, 4 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, लाइमन, बामर, पाशन करके जो हमारे चलती है, और हम कहते हैं बामर इसमें विजिबल सीरीज होती है, तो विजिबल आपकी सबके लिए नहीं होती, वो हाइड्रोजन के लिए होती है, दैट इज फॉर हाइड्रोजन। हम अगर बात करेंगे तो रेंज क्या है 1 से लेकर इंफिनिटी तक, 1 से इंफिनिटी। अब इसमें पूछता है कि 1 मैक्सिमम बताइए, तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू मैक्सिमम वेवलेंथ कब होगी, सीधी सी बात है, मैक्सिमम वेवलेंथ का मतलब इसका ज्यादा होना, इसका ज्यादा होने का मतलब इसका कम होना, और ये कम कब होगा, ये वाला हिस्सा कब कम होगा बताओ, ये वाला हिस्सा कब कम होगा, जब ये वाला ज्यादा होगा, और ये ज्यादा कब होगा, जब ये मिनिमम होगा। ऐसे फिर से वो कहता है वेवलेंथ मैक्सिमम चाहिए मुझे, ये मैक्सिमम चाहिए, मान लो ये मैक्सिमम का मतलब ये मिनिमम चाहिए, ये मिनिमम का मतलब क्या, इस वाली वैल्यू में से, क्योंकि ये तो फिक्स हो गई, ये तो वैल्यू फिक्स हो गई है, इसमें से इसको सेपरेट कर दीजिए, तो मुझे ये मिनिमम चाहिए, तो ये मैक्सिमम होना चाहिए, और ये मैक्सिमम कब होगा, जब ये मिनिमम होगा, और ये मिनिमम कब होगा 2 पे। हमसे कहता है किस केस में एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या हुआ करती है hc ओवर लैम्डा, ये ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा मतलब ये ज्यादा होना चाहिए, ये वाला हिस्सा ज्यादा 1 अपॉन लैम्डा ज्यादा होना चाहिए, ये ज्यादा कब होगा, जब ये कम होगा, ये कम कब होगा, जब ये ज्यादा होगा, ये ज्यादा कब होगा, इनफाइनाइट होगा। ऐसे करके कॉन्सेप्ट लगाओ आप। अब आपसे ये कहता है कि हाइड्रोजन के केस में जो विजिबल है, हीलियम के केस में कौन सी वाली सीरीज विजिबल होगी। अब रट के चले जाओगे तो ये लिथियम के केस में कौन सी होगी बताओ, पूछू चलिए, हाइड्रोजन के केस में बामर आपकी विजिबल है, विजिबल बामर होने का मतलब 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू R 1 सॉरी 2 है, और नीचे क्या है n का स्क्वायर, ये हमारी विजिबल हो गई है। हाइड्रोजन के केस में ये विजिबल होती है, लाइमन, बामर, बामर विजिबल होती है। इसका मतलब किसी भी सीरीज में अगर इस जगह पे 1/2 का स्क्वायर हो गया, किसी भी सीरीज में इधर 1/2 का स्क्वायर हो गया, तो वो विजिबल सीरीज बन गई। तो इन जनरल अगर मैं बात करूंगा तो 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होगा, आर जेड 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर, सॉरी इसको ले गए अंदर, तो 1 अपॉन लैम्डा, जरा समझना मेरी बात को, मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, का स्क्वायर माइनस z अपॉन n2 का स्क्वायर, ये हो गया। मतलब ये है, अब मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं आपको, याद रख लेना, कहीं भूलना मत। ये वाली वैल्यू हमारे पास में कितनी ये है, ये हो जाना इस जगह पर होते ही 1/2 स्क्वायर, अगर ये 1/2 स्क्वायर बन गया तो विजिबल हो जाएगी, तो z अपॉन n1 इज इक्वल टू 1/2 होना चाहिए। अब मेरे पास में अगर हाइड्रोजन है तो n1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 2, तो सही है, बामर हो गई। अब मेरे पास में अगर हाइड्रोजन की जगह ये हीलियम है, अगर ये हीलियम है तो z की वैल्यू कितनी होगी, अगर ये हीलियम है तो z की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, z की वैल्यू जैसे ही 2 होगी तो 2 रखोगे तो n1 की वैल्यू कितनी होगी 4। अरे हीलियम के लिए हम जानना चाह रहे हैं कि विजिबल क्या होगा, तो विजिबल होने का मतलब ये वाला हिस्सा 1/2 स्क्वायर हो, 1/2 स्क्वायर इसके बराबर रख दीजिए जनरल वाले के, तो जैसे ही आपने n1 रखा तो इसके साथ इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई, तो n कितना आया 4 आया, तो n1 हमारा जैसे ही 4 आएगा तो हमारे पास में लाइमन के लिए क्या होता है n1, बामर के लिए क्या होता है 2, पाशन के लिए क्या होता है 3, इससे नेक्स्ट कौन सी है, वही आपकी विजिबल है। हाइड्रोजन के लिए अगर बामर विजिबल है तो हीलियम के लिए भैया बामर विजिबल नहीं है, रट के मत जाना, बामर सीरीज इज द विजिबल, चपत मारूंगा खींच करके तुम्हारे अगर ऐसे कर गए आगे तुम, बामर इज विजिबल ओनली फॉर, कह रहे होगा कि यूट्यूब में से मार देगा क्या तू, अभी कमेंट लिख देंगे कोई सारे, मार के दिखाइए तू यूट्यूब में से। अरे मेरा कहने का मतलब, मेरे स्टूडेंटों मुझ पर बिलीव करो, गड़बड़ मत करके आ जाना। लाइमन, बामर, पाशन, नेक्स्ट जो भी है क्या है वो भी याद रखो, वो विजिबल हो रही है। लिथियम के लिए बात करेंगे, LiN के लिए, तो N = 3 6 वाली होगी,
लाइमन पावर पाचन मैकेट फुट है जो भी हो आपकी बैटरी, अब बताओ बदल रही है। ऐसी ऐसी चीजें सीखनी है यार तुम लोगों को, गड़बड़ थोड़ी करके आना है, पागल कहेंगे गड़बड़ करके आओगे। ऐसी ऐसी चीजें तो सिखा पाऊंगा मैं आपको, तभी तो बता पाऊंगा। ऐसी जंप के बाद में एनर्जी हमारे पास में, एनर्जी डिफरेंस कहां ज्यादा होता है, किस केस में एनर्जी ज्यादा होती है, तो ऊपर के केस में N1 N2 अगर हमारा कम होगा तो एनर्जी क्या होगी, ज्यादा होगी, वेवलेंथ क्या होगी, और एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ऐसे करके तो ज्यादा का मतलब ऐसी वाली वेव्स मिलेंगी जिनकी वेवलेंथ ज्यादा, जैसे रेड वाली, ठीक है। चलिए लास्ट हमारा नोड। अभी चीजें बहुत रह गई हैं लेकिन क्या करूं, मेरी लिमिट है। नोड्स में मैं ध्यान रखे रहेंगे, नोड्स n-l-1 L समेशन n-1 टोटल नोड। तो ध्यान रखना स्फेरिकल नोड अलोंग द स्फीयर, रेडियल नोड इस तरह से, और एक तो एंगुलर नोड। तो एंगुलर ऐसा बनते हैं, तो ये एंगुलर बोलते हैं, आपके एंगल बनाते समय एंगुलर नोड बनते हैं। क्या होते हैं कैसे होते हैं उस पर मैं बात नहीं करूंगा आपसे अभी। इसे प्लेन भी कहते हैं, नोडल प्लेन, लेकिन dz स्क्वायर के लिए ये 0 होता है, हमेशा ध्यान रखेंगे। बस इतनी सी बात आपको समझानी थी। और भी एक छोटी सी बात है जिसको आपको ध्यान रखना है कि अगर ऊपर से किसी लेवल से जंप करते हो तो टोटल नंबर ऑफ जंप, मान लीजिए n2 है से n1 जा रहे, तो n2 माइनस n1 प्लस 1 बाय 2 टोटल नंबर ऑफ जंप्स। इसको फॉर्मूले को याद करके जाना। सारा खेल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक के लिए चल रहा है। दिस इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक। एक और रूल है हंट्स रूल। हंट्स ने क्या कहा, अब पढ़ लीजिए, गड़बड़ मत करके आना। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन बनना, आप बाउंड ने क्या, एनर्जी के हिसाब से बनना। मतलब हंट्स के हिसाब से अगर मैं बात करूंगा तो ये सही है, ये हंट्स है। और अगर मैं आफवाऊ के हिसाब से बात करूंगा ऐसे करके, ये भी सही है। आफवाऊ ने कहा कैसे भर दो, एनर्जी के हिसाब से बनना। मतलब छोटे को जैसे 2s और 2p, उसने कहा ऐसे भरो, ठीक है। किसने कहा, ये आफवाऊ ने, एनर्जी के हिसाब से। हंट्स ने कहा, उसने कहा बाद में चाहे ऐसे भर दो चाहे ऐसे भर दो, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन पहले कंप्लीट करके चलो। आफवाऊ ने कहा पहले ऐसे ऐसे भरो, चाहे वो किधर भी हो लेकिन डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। इस तरह की चीज को भी आप देख लीजिए। तो मैंने कोशिश करी आपको निभाने की, चीजें बताने की, समझाने की, ठीक है। यही चीजें इसके अंदर हैं। कुछ और भी चीजें आप कर लीजिएगा। स्कैटरिंग ऑफ एंगल वगैरह करके होता है कि वो आपका गोल्ड क्यों यूज करते थे, भारी होने की वजह से। ये सारी बातें बहुत हैं यार, होने को इनमें से कुछ भी ना आए जो मैंने पढ़ाया, होने को हो सकता है इसमें से आ जाए। स्कैटर हो गया, बस डर रख दूर करने की। तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड जो होते हैं 1/sin θ/4 की पावर 4, ठीक है। θ/2 की पावर 4 ये हुआ करते हैं। जो एंगल से स्कैटर हुए तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्कैटर हो गए हैं, अल्फा पार्टिकल को क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीज मतलब सबसे बेसिक टॉपिक है। लेकिन कुछ गलतियां जो जहां करते हो वो मैंने बता दी आपको। ऑर्बिटल में गड़बड़ कर सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ जंप्स में गड़बड़ कर सकते हो, नोट्स में गड़बड़ कर सकते हो, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं। तो थोड़ा समय आप दीजिए, थोड़ा सा समय मैंने दिया, बस आगे कर बढ़ जाएंगे आप लोग भी, ठीक है। तो इतना ही है। होने को तो बहुत कुछ है यार, बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, लेकिन कोशिश ये करिए कि आपको सारी चीज़ें समझा सकूं। जहां आप गलतियां करते हो वहां बता सकूं, आप नोट्स में जो गलती करते हो वो बता सकूं, आपको टोटल नंबर ऑफ नोट्स की बात को बता सकूं, dz स्क्वायर में हम क्यों dz स्क्वायर को ले सकते हैं उसको मैं बता सकूं आपको, क्वांटम नंबर में हम कैसे लिखते हैं, साइज इक्वल टू 0 लिखा करते हैं। एस हमारा जो आता है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का कांस्टेंट नहीं हुआ करता, वो स्पिन से आया करता, प्लस माइनस आप क्लासिकल एनालॉग कहलाते हैं बेस्ट वे में। उसकी तरह में हमारे पास में क्या हुआ करता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको इसके अंदर बताई थी कि 4s7 करके अगर लिखा हुआ है जैसे भी है तो पॉली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग वो गड़बड़ होता है। आप वो प्रिंसिपल लगा करता है मोर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए, मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक के लिए नहीं लगा करता है। वहां पर एनर्जी सेम होती है तो n सेम होगा तो एनर्जी भी सेम होगी। और उसके आगे जो हम आगे की ओर बात करा करते हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ करती है, वो ये वाली है कि आप वाउ ने ये कहा कि भैया ऐसा है, इनको 1-1 भरना फिर पेयरिंग करते रहना। सॉरी हंट्स ने कहा, लेकिन आप बाबू ने कहा कि पहले तुम कैसे ही भर दो। आप बाबू ने तो इवन ये भी कहा कि तुम ऐसे भी भर दो तो भी चलेगा,
आप बहू के हिसाब से सही है ये, लेकिन उसने ये कहा कि पहले मेरे दूसरे वाले को भर देना ऐसे करके, एस को भर दो, उसके बाद पी को कैसे भर लो। समझ रहे हैं? मतलब ये कुछ इस तरह से है, मैं जैसे पढ़ाता हूँ, जिस बच्चे ने पढ़ा उन्हें पता है, मैं बड़ा आराम से समझाता हूँ। क्या मेहमान या कोई भी आदमी बाहर, उसने घंटी बजाई, बोलो जी लो सामान, कैसे ही रख दो, कैसे ही रख दो, दो पहले एक बस, लेकिन इसको पहले मिलना चाहिए, इसको पूरा, इसकी एनर्जी फुलफिल, फिर इसको भरेंगे। और उसने कहा कि मैनर, हुंस ने कहा मैनर सीखो, एक एक करके भरो, मैनर में आओ। आप बहू के हिसाब से वो सही है, हुंस के हिसाब से वो गलत है, पहले वाला। तो ये छोटी छोटी बातें जिन पर आपको ध्यान देना, कर गड़बड़ मत करके आ जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलने जा रहा हूं मैं आपसे, नेक्स्ट चीज समझाने जा रहा हूं बहुत जल्दी, दैट इज रिलेटेड विद व्हाट, स्टेट ऑफ मैटर, कौन सा, गैस स्टेट। उसमें छोटी छोटी ऐसी चीजें जो गलती कर सकते हो, गलत करते हो, उनके ऊपर मैं आपसे बात करूंगा। इसमें एक क्वेश्चन इस तरह से रह गया है, वो आप कर लेना। वो कहता है नाइट्रोजन इससे इतने ज़्यादा परसेंट है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन उससे उतने ज़्यादा परसेंटेज ज़्यादा है तो क्या होगा। मतलब एक हमें एलिमेंट तैयार करना, एनसीईआरटी के अंदर प्रॉब्लम रखे, वो 30% मोर देन प्रोटोन है, तो उसमें आप आराम से कर सकते हो N/P करके इज इक्वल टू जितने प्रोटोन दिए हुए, मान लीजिए प्रोटोन दिए हुए 10 और न्यूट्रॉन कहा है कि 20% ज़्यादा है, तो 10 × 20% उसके ज़्यादा कर देना, न्यूट्रॉन का रेशियो आ जाएगा। इस तरह का सवाल हो जाता है, ये भी आपका हो जाएगा। एक आपका और क्वेश्चन इसके अंदर कौन सा फंस सकता है, कौन सी बात आ सकती है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम है, वो कहेगा रेडियस का ऑर्डर क्या होगा। जैसे Al+++ है और Na+ है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने, 10, इसमें इलेक्ट्रॉन, तो सारा प्रोटॉन पर डिपेंड करता है। तो इसमें प्रोटॉन 13 है, इसमें प्रोटॉन कितने, 10 है, तो अगर प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसकी रेडियस कम हो जाती है। ऐसे हमारे पास में O2- है और N3- है। यहाँ प्रोटॉन कितने 8 हैं, यहाँ प्रोटॉन कितने 7 है, यहाँ इलेक्ट्रॉन 10 है, 10 हैं। फिर वो आता है प्रोटॉन ज़्यादा होंगे तो रेडियस कम हो जाएगी, रेडियस कम हो जाएगी, लाइक दिस। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा ध्यान रखे रहिए, ठीक है, घबराना नहीं है। इतने दिन में बीमार रहा, सब कुछ रहा, ऐसे ही रहा, ठीक है, चलता है यार। लेकिन मैंने कभी आपके साथ ऐसा नहीं करा कि मैं वीडियो ना डालना सकूँ। तो ऐसे ही आप भी, मौसम थोड़ा चेंज चल रहा है, कोल्ड ड्रिंक वोल्ड ड्रिंक है ना 7 तारीख के बाद पीना मत पियो यार, मान जाओ, थोड़े से गड़बड़ हो जाती है। कुल्फ़ी खाने लगते हैं, चुस्की खाने लगते हैं, वो गड़बड़ कर देती हैं कहीं ना कहीं। मतलब 7 तारीख के बाद ना इकट्ठी इतनी सारी रख लेना, अपना पेट ही मान के मत चलना। लेकिन अभी बड़ा कंट्रोल इस बॉडी को ना, बड़ा, लेकिन इतने भी ज़्यादा कॉन्शियस मत हो जाओ कि कुछ भी नहीं, ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस भी गड़बड़ होता है। जो मंत्री भैया मेरे, डॉक्टर मंत्री, वो मुझे ये बताते रहते हैं कि ज़्यादा कॉन्शियस भी नहीं होना चाहिए, नॉर्मल चलना चाहिए जैसे पहले चल रहा था। लेकिन हाँ, जो मौसम चेंज होने के साथ साथ गड़बड़, जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, बर्गर पिज़्ज़ा वगैरह, सबको अवॉइड कर दो, ये अब डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगे बॉडी में। लाइट खाना लो, दिन में पेल के रोटी, यानी कि 10 रोटी खाई और सो गए, लोग उठा रहे हैं। सुबह के समय ज़्यादा खा लो, 10 बजे के आसपास, 8 बजे 9 बजे, ठीक है। दोपहर में हल्का खाओ और हल्का सा सो, आधा पौन घंटा सो गए। 6 से 7 घंटे की नींद रखनी है कम। मशीन तैयार, अभी धीरे धीरे सपने आने लगेंगे, 4 बजे आँख खुल जाएगी, अरे बाप रे कम टाइम रह गया सब कुछ, अरे बहुत टाइम है यार। अच्छा एक काम करके दिखा दो आज तुम, आज एक काम करके दिखा दो। मैंने एक बच्ची को ये बात बताई थी, ठीक है, एक बच्ची है, मैंने उसको बताया था, उसका ऐसी मैसेज वगैरह आया था, प्रिया का मैसेज आया था नैनीताल से। अब मैं नैनीताल के बोल देता हूँ, इसलिए बोल देता हूँ जैसे वो बच्ची अगर देख रही होगी तो समझ में आ जाएगा कि मैं उसी के लिए बता रहा हूँ। मैंने उससे कहा सर मैं पढ़ नहीं पा रही, इतना कम टाइम रह गया, वो रह गया। मैंने उससे पूछा कि तू 12 घंटे पढ़ रही है ना, पढ़ रही है पूरे दिन में, अगर तू दिन में 12 घंटे पढ़ के दिखा दे मुझे, 12 आवर, और 7 घंटे तुझे सोना है, कितने हो गए 19 आवर, बचते कितने हैं अभी भी 5 आवर। 5 आवर में एक्स्ट्रा कुछ भी करते रहो, चैटिंग वेटिंग कुछ भी, घूमना फिरना, खाना पीना। और मैंने चैटिंग और फ़ोन वगैरह के सबके ऊपर एक स्टोरी बताई थी, दैट इज़ रियल स्टोरी, वो रियल स्टोरी है। तो कितना करना, किस लिमिट में करना, शायद आपने अपनी समस्याएं शॉर्ट आउट कर ली होंगी, कर लो उसे। और दूसरी बात, ये फिजिक्स की वीडियो वैसी डाल दी थी, मैं फिजिक्स नहीं पढ़ाने जा रहा था, मैं फ़ोन मैसेज डालते रहते हो सर फिजिक्स पढ़ा दो, फिजिक्स पढ़ा दो, ना, वो तो वैसे ही मैं बता रहा था कि ऐसे करके डरते क्यों, सोचना शुरू करो अलग ढंग से, ठीक है। तो इन दोनों को मिला दिया तो 24 आवर्स हो गए। तो इसमें तो खाना पीना, नहाना धोना आप कर लीजिए। 12 घंटे पढ़ के तो दिखाओ यार मेरे को, कैसे? अगर 12 घंटे पढ़ते हो 30 दिन, आप कहोगे सर 30 दिन, अरे चलो ठीक है, तुम तो दिनों को भी कैलकुलेट 30 ही मान लो, 360, अरे कुछ नहीं यार, 150 फिजिक्स के लिए रख लो, ठीक है, 100 आप किसके लिए रख लो,
केमिस्ट्री के लिए रख लो और 100 आप बायो के लिए रख लो, क्या दिक्कत है? 10 घंटे बचे हैं, उनको रिवाइज में लगा दो या कुछ भी आगे पीछे। 12 घंटे अगर आज पढ़ के दिखा दो तो बिलीव मी आपका काम हो गया। छोटे छोटे ब्रेक लेते रहो, हाफ एन आवर पढ़े फिर ब्रेक ले लिया, फिर हाफ एन आवर पढ़े ब्रेक ले लिया, इस तरह से करते रहिए, आराम से काम चल जाएगा आपका, बहुत आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिक्स को मैं ज़्यादा दिला दिया, फिर बायो दिला दी, कर लो ना केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में रिवीजन में साथ साथ हूँ, प्रैक्टिस करते रहो, वीडियो देखो प्रैक्टिस करो, वीडियो देखो प्रैक्टिस करो। तो उसको प्रिया को मैंने बताया था, देखते हैं पता नहीं उसने करा नहीं करा। इस तरह से चीज़ों को एडजस्ट कर लो, समय है, बहुत समय है। मेरी जो वीडियो बुक्स होती हैं वो 200 घंटे की भी नहीं होती हैं, फिजिक्स फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, पूरे साल की प्रैक्टिस करने के लिए। वो 100 घंटा तो मैंने तुम्हें यही दिलवा दिया। घबराते रहते हो यार, खाओ पियो बीमार मत हो बस। अब बीमार के लिए कॉन्शियस रहो, चाहे होम्योपैथिक दवाई लो चाहे कुछ भी हो, खाने पीने की चीज़ अच्छी लो, फ्रूट्स अपने पास में रख करके खाते पीते रहो। कोई टीचर नहीं बताएगा ऐसे कि फ्रूट्स खाओगे, सब अपना लेक्चर पढ़ाएंगे, सब कुछ करेंगे, सब कुछ है। वो डिजिटल आ जाता है, हाउ टू स्कोर 500+, ऐसे आ जाते हैं 500+, खुश हो गए 500+ आ गए जी, वीडियो देख ली, लाइक हो गए, 2 लाख 3 लाख व्यूअर हो गए। मेरे भी हैं 5-5 6-6 लाख है मेरी वीडियोस पर व्यू, लेकिन खुश हो गए 500+ की वीडियो पड़ी हुई है, वही कैसे आएंगे आगे? बस सब पता है तुम्हें। 12 घंटे पढ़ लो डेली, अगर पढ़ सकते हो तो 12 घंटे पढ़ के दिखा दो तुम, और 7 घंटे सो के, बिलीव मी 2 दिन कर दो तुम ऐसे। और जैसे आंख खुले पहले इसे बना लो सामने, इसे बना करके सामने लगा दो, अरे इतना टाइम पढ़ा है बस। जब भी आंख खुले और ऐसा लगे नींद नहीं आ रही, प्रिया तुम सुन लेना कि नींद नहीं आ रही, आंख खुल गई, उठ के बैठ गए, 4 घंटे सोए, 3 घंटे फिर पढ़ने लगे, क्या पढ़ रहे हो? 12 घंटे पढ़ो, 7 घंटे सो, कुछ भी कर दोगे। एनीथिंग इज पॉसिबल, एनीथिंग इज पॉसिबल, बिलीव मी, सब हो जाएगा। करो तो सही, एक बार 12 घंटे पढ़ के दिखा दो मुझे आप, और मुझे कल कमेंट करना कि सर हम 12 घंटे पढ़े हैं, 7 घंटे सोए हैं। परसों मुझे कमेंट करना इस पर, अब बताना कितना अंतर आया। बहुत अंतर है, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। 12 घंटे में से केवल और केवल इस 5 घंटे में से 1 घंटा और मांग रहा हूं, अगर दे सकते हो, घूमते फिरते जो भी आपने पढ़ा उसको दिमाग में रिवाइज करा है। जैसे मैंने इसी चैप्टर में बताया था, तो दिमाग में 2 मिनट 5 मिनट में रिवाइज कर लो पूरा चैप्टर। पहले मैंने बताया था ऑर्बिटल, फिर मैंने क्या बताया था, सब सेल्स, फिर क्या बताया था मैंने ऑर्बिटल में मैंने खूबी बताई थी आपका, क्या ऐसे करके घूम रहा था, ऐसे ऐसे करके मैंने क्या करे थे उसमें बनाया था 5, N=5 आया था। मैंने कहा था नंबर ऑफ ऑर्बिट क्या होते हैं 5, ठीक है, नंबर ऑफ वेव्स के बराबर होंगे, नंबर ऑफ वेव्स = नंबर ऑफ ऑर्बिट। फिर मैंने R=R0n²/z बताया था आपको, R0 बताया था 0.53 एंगस्ट्रॉम। फिर मैंने आपको बताया था कि MVR = NH/2π। फिर मैंने उसमें बताया था VR की, देखिए मुझे सारा याद आ रहा है, ऐसे नहीं बेटा, VR का मैंने यहाँ पर क्या करा था, ग्राफ खींचा था ऐसे करके, मैं बता दूंगा यहाँ पर था यार, देखो मैंने आंख बंद कर रखी, मेरी विजुअलिटी देखो, यहाँ पर था आपका V और R, उसके ऊपर मैंने क्या करा था, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम =√L×L+1 H/2π। मैंने कहा था यहाँ ध्यान दो, कुछ गड़बड़ है, वो गड़बड़ कुछ नहीं थी, H बार होना होता है, H बार, H/2π को H बार भी लिखते हैं। फिर मैंने उसके बाद में यहाँ आ गया था V = V0 n²/z, ठीक है, V = V0 था, V0 की वैल्यू मैंने आपको बताई 2.2 × 10⁻⁶। फिर मैंने यहाँ टाइम पीरियड बताया था, फिर मैंने T1 भी लिखा था, फिर यहाँ T2 भी लिखा था, और मैंने कहा था इनके रेशियो n3/z, को इनके रेशियो के क्वेश्चन आया करते हैं, याद रखे रहो। मुझे तो याद आ रहा है यार आंख बंद करते ही, तुम्हें क्यों नहीं आ रहा? ऐसा नहीं मैंने कोई प्रैक्टिस करी, वीडियो जोड़ दिया मेरे सामने कुछ है, जस्ट रिकॉल यार, आंख बंद करके भी नहीं तो आंख खोल करके कर लो, फटाफट देख लो कि क्या समझाने की कोशिश कर रहा था। फिर मैंने उसी ऑर्बिट में बताना शुरू कर दिया था, sp3d लिखा था, यहाँ d में dz² क्यों होता है लिखा था। फिर मैंने d के बारे में बताया था कि d² में आपका क्या होता है। फिर मैंने उसके नोडल के बारे में यही बता दिया था, 2 बार नोट्स के बारे में बताया, यहाँ भी बता दिया था मैंने आपको। फिर उसके बाद मैं यहाँ में आया था, sp3 देख लेना, sp3d2, यहाँ पर dxy² dx²y², और यहाँ पर मैंने लिखा था इस जगह पर dxy yz zx, ऐसे याद है मुझे, कहाँ लिखा था। क्या चीजें होती हैं वो तो याद होता है दिमाग में, लेकिन कहां पर लिखा था वो मैं आपको बता रहा हूं यार, कैसे। ठब मेमोरी था मैं भी अपनी जिंदगी में, कभी ठब मेमोरी। लेकिन एक ही चीज है, स्कैनिंग, जो पढ़े उसे स्कैन करो और आंख बंद करके एक बार बस फटाक से 5 मिनट में रिवाइज करने की कोशिश करो,
कि पहला मतलब ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये, सातवां ये, आठवां ये, नवा ये, 10वां ये, इस तरह से। यहां पर मैंने लिखा था, अब आप कहेंगे ऐसे कर रहे, यहां पर मैंने लिखा था L इंटू एल, फिर मैंने उसका आगे 2 हटाया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्वांटम नंबर के सामने, ऐसे करके बहुत सारी चीजें। ये मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं कि जब इस ब्रेन पे जवाब दोगे तो एग्जाम में तो ब्रेन पे ही जोड़ देना यार। बहुत सारी वीडियो अच्छी लगती है, खूब पढ़ेंगी कि हाउ टू स्कोर गुड मार्क्स इन 500+, हाउ टू स्कोर इन फिजिक्स, वाह 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 वाह, देखो देखो, बढ़िया 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 बढ़िया। मेरी इन बातों को बुरा लग रहा होगा कि मोटिवेट नहीं कर रहा, मैं मोटिवेट ही कर रहा हूं आपको। उनकी जगह इस ब्रेन को करो। उन्होंने लिख दिया तो तुम्हारे आगे 500+, बुरा लग जाएगा। तो वो तो वीडियो पड़ी हुई है, 7 लाख बच्चों ने व्यू कर लिए मान लो, या 1 लाख बच्चों ने कर लिया, 7,000 ने कर लिया, 70,000 ने कर लिया, तो सबके आगे 70,000 ने उसे देख लिया, सबके 500+ आ गए। वाह 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 वाह, तमीज में आ जाओ। जो भी रोज पढ़ रहे हो, जो भी पढ़ रहे हो रोज, जैसे आप उस चैप्टर को, उस लेसन को, उस चीज को खत्म कर रहे हो, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे फिजिक्स है, चाहे बायो है, लास्ट एंड करने से पहले एक बार उसे ऐसे करके रिवाइज करना। आपका जो अब स्टाइल होना चाहिए वो ये होना चाहिए। और इसके ऊपर मैं कभी एक दिन आपको बताऊंगा, बहुत जल्दी। स्टडी नहीं करनी है आपको, आग लगा दो स्टडी में आज से, स्टडी नहीं करनी आपको, करना है ये, जो भी पढ़ो, जो भी चीज करो, उसको उसी समय पे याद करो। जो भी आपने मॉर्निंग में पढ़ा, जितना पढ़ा, 1 घंटे पढ़ा, 2 घंटे पढ़ा, बाद में उसे पलटना शुरू कर दो। पहले सॉल्व करा था, ठीक है, एक बार पलटना शुरू कर दो। इनऑर्गेनिक में मैंने बताया, पुराने आए क्वेश्चंस पे निशान मार दो लाल पेन से, रटो, रोज रोज पढ़ो। बायो में निशान मार दो, रोज रटो। अगर एज इट इज आ गया तो पता नहीं, 10 to 20%। और तीसरी काम जो आपको करना है, जो भी दिन भर में पढ़ा, उसको रात को सोने से पहले 15 से 20 मिनट तक, चाहे फिजिक्स है, चाहे केमिस्ट्री है, चाहे बायो है, सबको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ना, नहीं सरसरी निगाह से देखा, बंद करा, बंद कर दो, फिर सोचो ये था ये था ये था। इसमें 15 से 20 मिनट नहीं लगेंगे। उतनी देर में क्या करना चाहते हो? नया कुछ पढ़ के क्या करोगे जब पुराना ही नहीं संभल रहा? वही वाली चीज है कि अब मान लो क्या कहते हैं, इस वाली प्लेट पे यहां पर आकर के कोई मुझे क्या कर दे, सोने का मुकुट दे दे, अब मैं उसे ऐसे करके करूं और दूसरा उठाने के चक्कर में तो वो भी गिरेगा, वो भी नहीं आएगा हाथ में। वो कर रहे हो तुम लोग। जो पढ़ रहे हो उसको रात को रिकॉल करो, रिवाइज करो। नेक्स्ट का तो बाद में देखा जाएगा, और कॉन्फिडेंस। और नेक्स्ट डे जो लास्ट डे पढ़ा था उसे फिर 10 मिनट दो, फिर 10 मिनट दो, फिर 10 मिनट दो, फिर 10 मिनट दो, ऐसे करके काम करते रहो। जस्ट बिलीव मी, आप 2 दिन करके दिखाओ, बिलीव मी, ब्रेन ऐसे एक्टिव हो जाएगा, आपको लगेगा ही नहीं कि मेरा दिमाग कैसे काम कर रहा है। इतनी तेज काम करने लगेगा आपका दिमाग। करो तो सही से, ठीक है? करो इस काम को। तो कल नेक्स्ट वीडियो डालता हूं, फिर नेक्स्ट 1 घंटा, आधा घंटा मेरे लिए जो भी निकाल सकते हो निकालते रहो, आपको हेल्प करेंगे वीडियो से, ठीक है? ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आपको।